बता देते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े कैसे हैं और उसके बाद हम आगे समझेंगे कि भारतीय बाजारों में आज क्या करना चाहिए। कैश मार्केट में देखेंगे तो एफआईआईज की बिकवाली है, लगातार तीसरे दिन बिकवाली देखी गई और अब तक करीब करीब 8,000 करोड़ करीब करीब 4,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली यहाँ पर एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डीआईआईज की तरफ से जो सपोर्ट है वो लगातार बना हुआ है। 1162 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर में बात करेंगे तो खरीदारी का आंकड़ा है एफआईआईज का 1353 करोड़ का और करीब 1800 करोड़ के आसपास की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शन में की गई है एफआईआईज की तरफ से। तो चलिए, ये तो बात हुई संस्थागत निवेशकों की, लेकिन अब जो भी संकेत आए हैं, जो भी क्यूज हमें मिल रहे हैं, उसको देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के क्षितिज गांधी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्षितिज, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच इजीनास प्रदेश को समय देने के लिए। आज भारतीय बाजारों में क्या करें? कल तो हमने देखा सेकेंड हाफ में अच्छी रिकवरी देखी थी। अब जो संकेत आ रहे हैं सुबह सुबह वो भी काफी पॉजिटिव हैं। उसको देखते हुए क्या उम्मीद करें कि आज की जो रैली है, कल की जो रैली थी, वो आज भी बरकरार रहेगी? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग पूजा फर्स्ट ऑफ ऑल। और बिल्कुल देखिए, आपने सही दर्शाया, कल एक नेगेटिव ओपनिंग के बाद जिस तरह की रिकवरी भारतीय बाजारों में देखने को मिली सेकेंड हाफ में, खासकर हम लोगों ने देखा बैंकिंग स्टॉक्स में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो आज के सेशन में भी देखिए, अगर हम लोग एसजीएक्स की तरफ देखें या ग्लोबल संकेतों की तरफ देखें तो एक पॉजिटिव ओपनिंग ही देखने को मिलेगी यहाँ पे। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे लेवल्स वाइज बात करें तो हमें लगता है यहाँ पे जो हम लोगों ने कल निफ्टी में 17,200 के ऊपर क्लोजिंग आती दिखाई दी, वो काफी एक पॉजिटिव फैक्टर है डेरिवेटिव डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और आने वाले सत्रों में मुझे लगता है यहाँ पे 17,400 का जो से 17,450 का जो जोन रहेगा वो काफी एक मेजर हर्डल की तरह काम करेगा। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि पिछले एक हफ्ते से निफ्टी लगभग एक दायरे में कारोबार होता दिखाई दिया है, जहां पे नीचे निफ्टी ने एक अच्छा रिस्पेक्ट दिया है 17,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल को एज अ सपोर्ट, वहीं ऊपर 17,500 के लेवल के आसपास निफ्टी ने एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस किया है। तो देखिए, ये कंसोलिडेशन मोड तो निफ्टी में चलता रहेगा आने वाले सत्रों में। बायस जो रहेगा यहाँ पे बुलिश बायस ही रहेगा। तो किसी भी डिप पे हम लोग यही सलाह देंगे कि बाय ऑन डिप्स की ही हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। एक बार हम लोग यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी में कल जैसे मैंने आपको बताया कि 17,200 के ऊपर जो क्लोजिंग दिया है ये काफी एक पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि वहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 100 दिन की मूविंग एवरेज डेली चार्ट्स के ऊपर लाई कर रही है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन होते दिखाई दिए हैं। तो आज के सत्र में 17,150 से 17,300 से 17,350 का जो जोन रहेगा वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और जो डाउन साइड की बात करें तो 17,150 से 17,050 का जो जोन है एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहीं पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी के स्टार्ट स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो बैंक निफ्टी ने कल सेकेंड हाफ में अपने लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और कहीं ना कहीं इंडेक्स अपने डे हाइज के आसपास क्लोज होता दिखाई दिया। अब आज के सत्र में ये देखने वाली बात है कि अपसाइड में काफी मल्टीपल हर्डल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए। जो पहला हर्डल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है लगभग 35,900 से 36,100 के जोन में। अगेन स्ट्रेटेजी हमारी बाय ऑन डिप्स की रहेगी और सपोर्ट जो यहाँ पे बैंक निफ्टी का अच्छा काम करेगा वो करेगा 35,500 से 35,300 के जोन में। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग इंडेक्स में कंसोलिडेशन एक देखने को मिल सकता है आने वाले सत्रों में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा और स्ट्रेटजी हमारी बाय ऑन डिप्स की ही हम अपनाएंगे। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाइए। एक दायरा आपको बता दिया गया है और क्योंकि अब इसी हफ्ते मंथली एक्सपायरी भी है तो उसके लिहाज से भी थोड़ा उतार चढ़ाव बाजार में बना रह सकता है, तो वो देखते हुए अपनी रणनीतियां बनाइए। क्षितिज, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चलें? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों ने कल आखिरी जो 1 घंटा था या जो हम लोग कहेंगे कि सेकंड हाफ था, उसमें हम लोगों ने बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और खासकर पीएसयू बैंक्स में काफी बाइंग के सौदे हमें आते दिखाई दिए। तो यहाँ पे जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा बाई स्ट्रेटेजी के लिए। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की चार्ट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्टॉक ने लगभग अपने 7 से 8 दिन के कंसोलिडेशन मोड के बाद एक कल अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो मेजर हर्डल था 110 का, स्टॉक अपने 110 के लेवल के ऊपर क्लोज होता दिखाई दिया है। और अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की तरफ देखें तो स्टॉक एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म करता दिखाई दे रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर, जो कि एक बुलिश पैटर्न की तरह ट्रेड किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बैंक बड़ौदा में लॉन्ग पोजीशन लेने की सलाह देंगे। स्टॉक की क्लोजिंग थी लगभग 112 रुपए के आसपास कल की। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 107 रुपए का और आज के सत्र में एक मोमेंटम प्ले हम कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। अपसाइड जो पोटेंशियल रहेगा वो स्टॉक का रहेगा 118 से 120 के जोन में। हो सकता है ये लेवल हमें 1 से 2 दिन में आते दिखाई दे।
जो दूसरा स्टॉक रहेगा देखिए वो भी PSU बैंक काउंटर से ही रहेगा। स्टॉक है PSU बैंक का लीडर SBI। SBI की अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक ने क्लोजिंग दी है कल लगभग 497 498 के आसपास। देखिए चार्ट पैटर्न बिल्कुल सेम है बैंक बड़ौदा की तरह, लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी देने के बाद डेली चार्ट्स के ऊपर यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है डेली चार्ट्स पे। तो यहाँ पे एक मोमेंटम पे SBI के अंदर हम लोग प्ले करेंगे। जो स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे वो रहेगा 485 के नीचे, और अपसाइड पोटेंशियल हमें यहाँ 515 से 516 तक के जोन में SBI में आता दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, तो बैंकिंग शेयरों में आज अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने की उम्मीद की जा रही है। क्षितिज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI आज भी अगर कोई तेज़ी आई तो बैंकिंग शेयर यहाँ लीड कर सकते हैं, और दोनों ही सरकारी बैंक अच्छे लग रहे हैं क्षितिज को इस वक्त। बैंक ऑफ बड़ौदा 120 के लक्ष्य के लिए और SBI 516 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। कुछ और भी ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं, और यहाँ पर हमें निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स मिली हैं दोनों ही फर्टिलाइजर स्पेस से है। पहला है GSFC, यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी जा रही है। 162 का लक्ष्य होगा, स्टॉप लॉस होगा 148 का। और दूसरा है मद्रास फर्टिलाइजर, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए, 50 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस होगा 42 का। तो सभी कॉल्स में खरीदारी करने की राय आज ट्रेडिंग के लिहाज से, लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर यहाँ पर ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं, मार्केट में किस तरह की पोजीशन अपनानी चाहिए ये हमने आपको बताया, लेकिन आज खबरों के दम पर एक्शन कहाँ दिख सकता है ये भी समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है खबर आ रहे हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस की एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील लॉन्च होने वाली है। कैनेडियन पेंशन बोर्ड है वो लगभग 56 लाख शेयर्स जो ऑलमोस्ट 0.56% स्टेक है वो बेचने वाले हैं, जो डिस्काउंट है लगभग 3.5% का है करंट मार्केट प्राइसेस से। और अगर डील वैल्यूएशन देखें तो लगभग 500 से लेकर 600 करोड़ रुपए तक का जो है ओवरऑल डील देखने मिल सकता है। ये सुबह के पहले ट्रेड में देखने मिल सकता है। इसके अलावा रुचि सोया फोकस में रहेगा। यहाँ पे ऑफकोर्स डे 3 के फाइनल जो बिड अमाउंट्स थे वो ऑलमोस्ट 3.8 टाइम्स FPO सब्सक्राइब हो गए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि सेबी ने जो है FPO के आवेदन वापस करने के लिए जो एक विकल्प दिया है, और ये रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया है। ये अगले 3 दिन तक जो है लागू होने वाला ये विंडो रहेगा जहाँ पर वो सब्सक्राइब जो है वापस ले सकते हैं अपनी बोली। तो ये बेसिकली हुआ है क्योंकि बहुत सारे बल्क डील्स जो है अब जो फ्लोट कर रहे थे आपके इंस्ट्रक्शंस को लेके, तो उसके कारण जो है ये सेबी का मूव देखने मिला। औरोबिंदो फार्मा में एक्विजिशन हुआ है। वेरिटास के फॉर्मुलेशन बिजनेस पे लगभग 171 करोड़ का एक्विजिशन किया है। और याद रखिए ये डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस में जो है औरोबिंदो फार्मा एंट्री ले रही है। टाटा स्टील भी रहेगा फोकस में। यहाँ पे बोर्ड ने जो है नवल टाटा को जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है अतिरिक्त निदेशक जो है वो उन्होंने जो नियुक्त कर दिया है, उसकी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पावर ग्रिड भी फोकस में रहेगा। 5 प्रोजेक्ट लगभग 821 करोड़ का जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो देखने मिल सकता है। JNK बैंक भी फोकस में रहेगा। उनकी QIP जो है खुल चुकी है और फिक्स्ड जो फ्लोर प्राइस है वो लगभग 34 रुपीज़ 41 रुपीज़ पैसे पर शेयर पे है। इसके अलावा बैंक अप्रूवल दी 1000 करोड़ का कैपिटल रेज होने के लिए। और आखिर में ONGC फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है कंपनी जो है रशिया की जो सुकोइल ऑयल है वो 2 OMCs आपके HPCL और BPCL को इंडियन रुपीज़ में बेचेंगे। ओके, तो आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर नजर रखिए और ढेर सारी खबरें भी हमने आपको बताई, यहाँ पर भी फोकस रहेगा शायद। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वापस से अब प्राइमरी मार्केट फोकस में आ चुका है वेरांडा लर्निंग के IPO के साथ। उसके बारे में भी डिटेल्स बताइए। जी बिल्कुल, इस वित्त साल का लास्ट IPO आप कह सकते हैं और इस धमाकेदार IPO था पूरा साल FY22 का। तो यहाँ पे इशू जो आज खुलने वाली है और 31 मार्च तक जो है इशू चलेगा अगले 3 दिन। ये फ्रेश इशू है 200 करोड़ का और जो प्राइस बैंड है लगभग 130 से लेकर 137 रुपीज़ प्रति शेयर पे है। और जो मार्केट कैप है जब लिस्टिंग होगी लगभग 760 करोड़ की। कल रात एंकर इन्वेस्टर्स भी घुसे हैं, 3 अहम एंकर इन्वेस्टर्स हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट 47 करोड़ रुपीज़ जो है ओवरऑल रेस किया गया है वेरांडा लर्निंग के लिए। तो ये वेरांडा लर्निंग का IPO भी आज से खुलने वाला है और डिटेल्स भी हमने आपको बताई। थैंक यू शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो कल से 31 मार्च तक ये IPO खुला रहेगा। प्राइस बैंड भी हमने आपको बताया और 200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो इस IPO के परफॉर्मेंस पर हमारी नज़र रहेगी और मैनेजमेंट से भी हम बात करेंगे। IPO से जुड़े, कंपनी के ग्रोथ से जुड़ी हम मैनेजमेंट से भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रेडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। ख्याति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। ख्याति, गुड मॉर्निंग, बताइए।
ऑलराइट, चलिए मानसी ख्याति से हम वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई हैं, उस पर भी हम नज़र बनाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो फाइनेंशियल स्पेस की कंपनी है वो काफ़ी फोकस में है। चलिए इस बीच वेरांडा लर्निंग से जुड़े कुछ और भी IPO के जो डिटेल्स हैं वो हम आपके सामने रख लेते हैं। प्रमोटर की जो होल्डिंग है इस IPO के बाद वो 89.22% से घटकर अब 65% के आसपास हो जाएगी। और अगर आप लॉट साइज की बात करें तो 100 शेयरों का लॉट साइज है। न्यूनतम निवेश जो है इसमें वो 13,700 का है, तो ये आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा कंपनी के कारोबार के बारे में बात करें तो चेन्नई की कंपनी है, दिसंबर 2020 को कंपनी का गठन हुआ था हाल ही में, और UPSC, बैंकिंग, रेलवे समेत जो सरकारी नौकरियों की सरकारी एग्जाम्स जो होते हैं उसकी तैयारी करवाती है कोचिंग के जरिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से ये तैयारी करवाती है सरकारी नौकरियों के लिए। तो ये इनका कारोबार है। इसके अलावा कलापति S अघुराम, कलापति S गणेश और कलापति S सुरेश कंपनी के प्रमोटर हैं, और जिनमें कि इस IPO के बाद उनकी जो हिस्सेदारी है वो घटते हुए नजर आएगी। और अभी शरद भी डिटेल्स दे रहे थे कि इसके बाद काफ़ी सारे जो एंकर निवेशक हैं उनकी भी यहाँ पर एंट्री हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और बाजार में जिस तरह की चाल इस वक्त देखने को मिल रही है उस पर बड़े निवेशकों का क्या कहना है, बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, ये भी हम आपको बता देते हैं। कानेलाइन कैपिटल के फाउंडर विकास खेमानी का कहना है कि जियोपॉलिटिकल संकट के कारण बाजार में अनिश्चितता का दौर बरकरार रहेगा, निवेशकों को इस साल बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना कम है। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। एक आज अनिश्चितता का दौर बना हुआ है। ये जो यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से जो सप्लाई चेन रिलेटेड डिस्ट्रप्शन थे और कमोडिटी प्राइसेस जो ऊपर जा रहे थे वो और एस्केलेट हो गए हैं और बढ़ गए हैं। और ये जो थोड़ा सा वर्ल्ड ओवर में अनिश्चितता का माहौल बन गया है, और ये जब तक सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मार्केट भी अनिश्चितता के दौर से गुजरता रहेगा। और वहीं पे ये सारी बातें आ रही हैं ना। ये वो और कब खत्म होगी, इसका कितना परिणाम होगा, ये तो कोई नहीं कह सकता है। आप एक अटकलें लगा सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि और ये बिल्कुल चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये भी एक मानना है कि आप देखेंगे तो इतनी सारी कंसर्न्स के बावजूद भी, चाहे वो वॉर ले लीजिए, चाहे लिक्विडिटी विड्रॉल ले लीजिए, चाहे वो इन्फ्लेशन ले लीजिए, चाहे उसके बावजूद भी मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुए हैं। इट मीन्स मार्केट में एक थोड़ी रेजिलियंस है, मार्केट में थोड़ी सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये अगले 3-6 महीने और ये साल का शायद दौर है वो कुछ अनिश्चितता के बीच में ही निकलेगा। आगे पीछे मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे चलते रहेगा। पर इस साल से शायद मुझे लगता है उम्मीदें रखना रिटर्न्स के लिहाज से काफी नाजायज होगा और गलत होगा। मुझे लगता है हमें एक्सपेक्टेशन इस साल के हिसाब से कम रखनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये थे विकास खेमानी मार्केट पर अपनी राय देते हुए। अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट का पूरा एक्शन हमने आपको बताया, लेकिन कमोडिटी मार्केट कैसा लग रहा है ये भी समझ लेते हैं। और SMC ग्लोबल की वंदना भारती हमारे साथ मौजूद हैं। वंदना, पहले तो ये बताइए कि क्रूड और बेस मेटल्स में आपकी क्या राय बन रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शंघाई में फिर से एक आंशिक लॉकडाउन लगाने की बातचीत की जा रही है। तो इसको देखते हुए कच्चे तेल में हमने देखा कि हल्की नरमी आई है, तो इस पर क्या आउटलुक बन रहा है आपका, और बेस मेटल्स में भी आप क्या रणनीति अपनाने की सलाह देंगी? गुड मॉर्निंग पूजा। शंघाई चाइना जो है वो मेन कंजम्पशन सेंटर है। कमोडिटीज की बात करें तो चाहे वो एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो या कंजम्पशन हो, तो मेरे ख्याल से शंघाई में जिस तरीके से 1 हफ्ते का लॉकडाउन उन्होंने बोला है, इसका क्लियर इम्पैक्ट हम लोगों ने कल के मार्केट में ही क्रूड ऑयल में आता हुआ देखा था। और आज की मार्केट में पूजा ये डीप हो सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे $1.5 डाउन है, और जो एक सपोर्ट था, इसका इमीडिएट सपोर्ट था $106 का, उसने ब्रीच किया है। तो मेरे ख्याल से प्राइसेस यहाँ पे ग्रेजुअली $102 के करीब जाना चाहिए। अगर मैं MCX की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कि एक बार 8,000 का जो लेवल है
वो यहाँ पे टूटता हुआ दिखे, और जो नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पे पूजा वो 78.15 के करीब है। तो मेरे ख्याल से इस लेवल तक मार्केट एक बार नीचे की तरफ जा सकती है। सिमिलरली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक जो नी वर्क रिएक्शन है वो यहाँ पे बेस मेटल में भी दिखेगा, और आज की मार्केट में हो सकता है कि हम थोड़ा सा फॉल आता हुआ यहाँ पे देखें। हालांकि बेस मेटल में इतनी फॉल नहीं आएगी जितना कि यहाँ पे हम लोगों ने क्रूड ऑयल में आता हुआ देखा है। तो कॉपर में भी मुझे लग रहा है कि कॉपर एक बार नीचे की तरफ काफी आ चुका है, तो थोड़ा सा एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। यहाँ पे 5 से 6 रुपए तक की बढ़त होगी, लेकिन जो मेजर फॉल है वो यहाँ पे एल्यूमिनियम में दिख सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम और क्रूड दोनों पॉजिटिवली यहाँ पे को रिलेटेड है। तो क्रूड डाउन है तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस में भी थोड़ा प्रेशर आएगा। ओके, तो एल्युमिनियम और क्रूड में हल्की जो नरमी आई है उसका असर यहाँ पर थोड़ा हल्का एल्युमिनियम में भी देखने को मिल सकता है। वरना इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में आज कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए? जी पूजा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फर्दर गोल्ड में थोड़ी सी सेलिंग और यहाँ पे आ सकती है। कल के मार्केट में से सपोर्ट को ब्रीच करा था 51,550 के करीब। अगर M6 गोल्ड आता है तो यहाँ पे एक सेल इनिशिएट किया जा सकता है। 51,200 का यहाँ पे एक टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस क्रिएट करना होगा 51,675 का। डॉलर इंडेक्स 99 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हल्का प्रेशर यहाँ पे गोल्ड में, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना होगा जो शॉर्ट टू मिड टर्म का जो मतलब यहाँ पे ट्रेंड है गोल्ड का वो अप का ही रहेगा। इंट्राडे में बस यहाँ पे सेलिंग है। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे पूजा नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में भी मुझे लग रहा है कि कल का सेलिंग प्रेशर जो है फिर से ऊपरी स्तर पर से देखने को मिलेगा। तो 421 के प्राइसेस आते हैं तो एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 412 पर टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस इसके लिए रखना होगा 425 का। ओके, तो ठीक है, गोल्ड और नेचुरल गैस दोनों में ही बिकवाली करने की राय आपको दी जा रही है। वरना बहुत बहुत धन्यवाद आपका इरीना स्वदेश को सुबह सुबह समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो गोल्ड पर भी बिकवाली करके चलिए। 51,200 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और नेचुरल गैस अगर 421 के आसपास दिखता है तो फिर वहां पर भी एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं। ये राय कमोडिटी मार्केट में आज के लिए आपको दे दी।